देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा के बारे में, ठीक है। इससे पहले हमने आपको विधान परिषद के बारे में पूरा पढ़ा दिया है, ठीक। और विधान सभा के बारे में भी बहुत सारी बातें हमने आपको बता दी थी उस वीडियो में, ठीक है। लेकिन इसमें अलग से भी हमको देख लेना है, कुछ चीज़ें हैं जो हैं विधानसभा के बारे में, वो हम देख लेते हैं। तो जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि केंद्र में जिस तरीके से संसद होती है, उसी तरीके से राज्य में क्या होता है, विधानमंडल होता है। केंद्र में जिस तरीके से लोकसभा होती है, उसी तरीके से राज्यों में विधान सभा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा केंद्र में जिस तरीके से क्या होती है, राज्यसभा होती है, उसी तरीके से हम यहाँ पे राज्यों में क्या पढ़ते हैं, विधान परिषद के बारे में, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद भी इनके हम पढ़ चुके हैं। तो बाकी आपको ये बता दें कि अनुच्छेद 170 में जो है, 170 में विधानसभा का वर्णन किया गया है, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि जैसे लोकसभा है उसी तरीके से ये राज्यों में काम करती है। लोकसभा, आप लोगों को पता है कि लोकसभा में क्या होता है, जिस तरीके से राज्य में तुम्हारा जो केंद्र है, केंद्र में प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए क्या किया जाता है, लोकसभा में जो है बहुमत जो दल हासिल करेगा, जो बहुमत दल हासिल कर लेगा, उसी बहुमत वाले दल से किसी एक नेता को प्रधानमंत्री के पद के लिए नियुक्त कर दिया जाता है। उसी तरीके से राज्यों में क्या होता है, चुनाव जब होते हैं प्रत्यक्ष प्रणाली के द्वारा, हमने आपको बताया है, उसी तरीके से यहाँ पे जो बहुमत दल का नेता होगा उसी को राज्यों में मुख्यमंत्री के पद पर घोषित कर दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं, अनुच्छेद हमें पता है विधानसभा का 170 है। इसके अलावा हमें पता है कि जैसे कि लोग वहाँ पे पढ़ते हैं लोकसभा में, तो लोकसभा के बहुत सारे नाम हैं। जो नाम वहाँ पे लोकसभा के दिए गए हैं, राज्यों में विधानसभा के नाम वही होंगे। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे लोकसभा के नाम, अन्य नाम क्या थे, तो हमने बताया था जनता का सदन, तो ये राज्य में जनता का सदन हो गया। हमने बताया था निम्न सदन, तो ये राज्य में निम्न सदन हो गया। हमने बताया था अस्थायी सदन, तो ये अस्थायी सदन राज्य में हो गया। बात बताया था कि नहीं, सब बातें। इसके अलावा इसको वहाँ पे हमने बताया था प्रथम सदन लोकसभा जो था, तो यहाँ पे राज्य में प्रथम सदन हो जाएगा। तो यानी जितने नाम लोकसभा के वहाँ पे हैं, वही नाम यहाँ पे इसके हो जाएंगे, लेकिन ये राज्य के संदर्भ में होंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये राज्य का अनिवार्य सदन है। ये राज्यों का कैसा सदन है, अनिवार्य सदन। जैसे हमने आपको बताया था जो विधान परिषद थी वो राज्यों का अनिवार्य सदन नहीं थी। कुछ राज्य थे जिनके पास विधान परिषद है और कुछ राज्य जो थे उनके पास विधान परिषद नहीं थी। हमने बताया था भारत में पहले जो 7 राज्य थे, ठीक है, जिनके पास विधान परिषद थी। लेकिन जम्मू कश्मीर जब से वो राज्य से हट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया, तब से उनकी विधान परिषद छीन ली गई, ठीक। तो इस प्रकार कितने राज्य बचे, 6 राज्य बचे, ठीक है, जिनके पास विधान परिषद है। और वो 6 राज्य कौन कौन से थे, हमने आपको बताया था, यूपी बिहार, ठीक है, इधर चलेंगे तेलंगाना आंध्र प्रदेश, और उधर चलेंगे महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है। बात समझ पाए, क्लियर। तो ये बात हमने आपको बता दी थी। इसके अलावा यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि विधानसभा के अन्य राज्य कौन है, तो अस्थायी सदन, अन्य नाम जो है, अन्य नाम कौन है, अस्थायी सदन, जनता सदन, निम्न सदन, प्रथम सदन, ये आदि नाम है, ठीक, क्लियर। बिल्कुल आप वैसे आप पढ़ोगे जिस तरीके से वहाँ पे केंद्र में पढ़ते हो लोकसभा को, वैसे यहाँ पे राज्य को, सब यहाँ वहाँ पे राज्य में पढ़ लो विधानसभा को, क्लियर। बिल्कुल उसी तरीके से संरचना की बात करें अगर इसमें, तो संरचना देखो, हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि जो सीटों का आवंटन किया गया है 1971 की जनगणना के आधार पर किया गया है। 1971 के हिसाब से ही जो जनगणना थी, उसी के आधार पर सीटों का आवंटन राज्यों में सभी लोग किया गया है, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, जो राज्य की जनसंख्या जितनी ज़्यादा होगी, विधानसभा में सीटों की संख्या उतनी ज़्यादा होगी। जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है पूरे भारत में। भारत के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या वाला राज्य है वो कौन है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा में सीटों की संख्या होगी वो सबसे ज़्यादा होगी। बात समझ पा रहे हो, क्लियर। तो पहले ये विधानसभा में सीटों की संख्या लगभग 431 थी यूपी में, लेकिन अभी जो वर्तमान में 403 है, ठीक। 1967 में कुछ चेंजेस किए गए थे। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि पहले 431 थी, अब 403 है, तब भी बहुत ज़्यादा है, क्लियर। तो भारत में सबसे ज़्यादा आपसे पूछा है किस राज्य में जो जनसंख्या विधानसभा की सीटें हैं किस राज्य की, तो इसको याद रखोगे उत्तर प्रदेश की। आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश, आप निवासी उत्तर प्रदेश के, तो आपको पता होना चाहिए कितनी सीटें हैं, 403। विधान परिषद में कितनी है, 100, ठीक। तो आप विधान परिषद हो या विधानसभा हो, सबसे ज़्यादा सीटों वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश ही है। बात समझ पाए, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसके अलावा अगर आपसे कोई कह दे कि जो जनसंख्या वाला जो ये आवंटन किया गया है राज्यों को कि तुम्हारे पास इतनी सीटें हैं, तुम्हारे पास इतनी सीटें हैं, बिहार के पास इतनी है, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के पास होगी, सबसे कम किसके पास होंगी, तो ये चेंज कब होगा, क्योंकि जनसंख्या तो हर बार बढ़ रही है। तो आपको याद रखना है कि ये जब चेंज होगा 2026 में। हमने आपको ये भी कई बार बताया कि 2026 में इन सीटों का आवंटन फिर से किया जाएगा, क्लियर, ठीक। लेकिन ये बात पहले तो ठीक 1971 तक निर्धारित कर दिया था। 1971 के बाद ये संविधान के किस संशोधन में, भाई कोनो नियम कायदा कानून अगर लाओगे तो संविधान में कुछ ना कुछ संशोधन करने पड़ते हैं, बदलना, चेंजेस करने पड़ते हैं।
तो ये भी आपसे पूछ लेता है कि किस संशोधन के अनुसार ये नियम बनाया गया था कि चाहे राज्य हो चाहे तुम्हारा केंद्र हो, तो उसमें जो सीटों का आवंटन किया गया है, लोकसभा या राज्यसभा हो गया, ठीक है, या फिर राज्यों में जाओगे तो विधानसभा विधान परिषद, तो उसमें सीटों का जो आवंटन किया गया है ये कौने अनुच्छेद कौने संविधान संशोधन के तहत ये नियम लाया गया था। ठीक, तो संशोधन कौन सा याद रखना है, ये भी याद रखना है। 84वें संविधान संशोधन में, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है कि 84वें संविधान संशोधन में ये नियम लाया गया था कि जो विधानसभा हो या विधान परिषद हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें जो सीटों का आवंटन किया गया है वो कब बदलेगा, तो 2026 में। ठीक है, 2026 में बदलेगा, लेकिन किस सन की जनगणना के आधार पर बदलेगा, तो 2011 की जनगणना के आधार पर। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, 2011 में जितनी जनसंख्या थी उसी के आधार पर 2026 में ये चेंज किया जाएगा। और पहले जब ये किया गया था तो 1971 की जनगणना के आधार पर है। ठीक है, 1971 में बाद की जनसंख्या जितनी थी उसी के आधार पर क्या किया गया था, सीटों का आवंटन किया गया था। आवंटन का मतलब होता है बंटवारा, बांटना। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। अच्छा, अभी यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये भी आपसे बताया जाता है कि जो किसी भी राज्य में आपसे पूछेगा कि विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं, तो किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें 100 हो सकती हैं, 500 हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं, 500 100 हमने लिख दी है। कितनी हो सकती है बच्चों, 500। ठीक है, क्लियर। किसी भी राज्य में विधानसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती हैं, 500। कितनी होती हैं, 500। ठीक है, बाकी और यहाँ पे देखिए न्यूनतम सीटें की बात अगर करेगा तो न्यूनतम 7 होती हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने शायद 40 बता दिया था, 40 जो था वो विधान परिषद का था, तो ये थोड़ा सा कट कर लीजिए, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होगी। मतलब विधान परिषद में न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है, 40। विधान परिषद में जो सीटों की संख्या होती है न्यूनतम 40। विधानसभा में कितनी होती है, न्यूनतम 60। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, विधानसभा में न्यूनतम कितनी होती है, 60। अधिकतम विधानसभा में कितनी होती है, 500। विधान परिषद में अधिकतम कितनी होती है, तो अधिकतम का वहाँ जिक्र नहीं किया गया है, वहाँ 1/3 किया गया विधानसभा की 1/3 सीटों का। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज़ और कि यूपी की, अब यहाँ पे सब पूछेगा कि कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है, तो कौन है, अपना यूपी है। यूपी में कितनी है, 403। अब 403 का 1/3 निकालोगे तो 100 से ज़्यादा निकलेगा, लेकिन फिर भी जो यूपी में विधान परिषद की मानी गई हैं सीटें वो 100 ही मानी गई। क्लियर, ठीक है। ये नहीं जरूरी है कि 1/3 मान लिएगा तो एग्जैक्ट एकदम 1/3 जितना अंक निकलेगा उतनी ही सीटें आएंगी, उससे कम ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, ऐसा यहाँ पे समझना है। इसके अलावा देखो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिसमें भी बताया तो गया है कि न्यूनतम विधानसभा की सीटें कितनी हो चाहिए, 60। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनके पास 60 से कम है, तो उन राज्यों में इतने छोटे छोटे राज्य, उनकी जनसंख्या बहुत कम है, और जब बहुत कम है तो वहाँ पर विधानसभा में सीटों की संख्या 60 तक पहुँच ही नहीं पाई। तो कौन कौन से ऐसे राज्य है जिनकी विधानसभा की सीटों की संख्या 60 से बहुत कम है, तो ऐसे राज्य कौन है, तुम्हारा एक गोवा हो गया। ठीक है, बिल्कुल छोटा सा राज्य, मिजोरम और सिक्किम। तो गोवा और मिजोरम में याद रखो 40 सीटें हैं। कितनी है, 40। और होड़ी कितनी चाहिए, 60। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60। लेकिन यहाँ पे देख क्या रहा है, गोवा और मिजोरम में न्यूनतम 40। ठीक है, जबकि 60 होनी चाहिए। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे सिक्किम में जब चलेंगे तो सिक्किम में 32 है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है प्रश्न कि कौन सा राज्य है जिसमें विधानसभा की सीटों की संख्या सबसे कम है, तो सबसे कम कौन है, सिक्किम है। याद कर लेना, बिल्कुल 7 है सबसे कम और 7 है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में कितनी है, न्यूनतम 32। अधिकतम के वहाँ यूपी में कितनी है, 403। क्लियर, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सबसे अधिक सीटों वाला राज्य हमने बता दिया यूपी है। पहले कितनी थी, 431, बाद में इसको चेंज किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश भी है कुछ ऐसे, तो केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, देखो केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके पास विधानसभा तो हो सकती है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधान परिषद नहीं है। ठीक है, तो कौन से केंद्र शासित प्रदेश जिनके पास विधानसभा है, तो देखो दिल्ली का चुनाव होता रहता है कि नहीं। अरविंद केजरीवाल के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, आम आदमी पार्टी उनकी है, तो वो भैया वहाँ के मुख्यमंत्री दिल्ली के। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में विधानसभा की सीटें कितनी है, 70। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, और दूसरा हमारा केंद्र शासित प्रदेश है पांडुचेरी, और पांडुचेरी में कितनी है, 30। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ आपसे फंसा सकता है। देखो अगर आपसे कहेगा न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो कौन बताओगे, सिक्किम। लेकिन कही देगा कि न्यूनतम विधानसभा सीटों वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो तुम्हारा पांडुचेरी। ठीक है, पांडुचेरी में केवल 32 है, 30 है। कितनी है, केवल 30, जबकि सिक्किम में 32 है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक, चलो अच्छा, इसके बाद आगे यहाँ पे संरचना में हमने देख लिया कि जो संरचना है किस तरीके से विधानसभा की है। ठीक है, जो सीटों का आवंटन कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया है, कब बदलेगा, सबसे ज़्यादा वाला कौन सा राज्य है, ठीक, सबसे कम वाला कौन सा राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन है जिनके पास विधानसभा है, ये चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। क्लियर,
ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल आपको याद रखना है। कौन से 3 राज्य हैं जिनकी सीटों की संख्या 60 से भी कम है, यानी अपवाद हैं वो राज्य। तो याद रखना, गोवा, मिजोरम, सिक्किम। गोवा मिजोरम की 40-40 और सिक्किम की 32। क्लियर। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो चुनाव, तो जैसे चुनाव की बात आए तुरंत पहुंच जाओगे आप लोकसभा में। जिस तरीके से लोकसभा में कैसे चुनाव होता था कि आप वैक्स व्यक्ति जो है वो चुनाव करेंगे, कैसे चुनाव होता था आपको याद होगा। जैसे बिल्कुल आप नॉर्मल देखो, जब भी चुनाव होता है इनका तो कैसे होता है, जैसे वहाँ पे क्या चुना आता है, वहाँ पे सांसद चुने जाते हैं, चुने जाते हैं कि नहीं, और यहाँ पे क्या विधायक बनेंगे, विधायकों का चुनाव होता है। तो यहाँ पे किसी एक क्षेत्र से विधायक खड़ा होगा, उसको जिता दिया जाता है। कई अलग अलग पार्टी खड़े होते हैं, अब एक क्षेत्र से जिसको जिता दिया गया तो वो किस पार्टी का, वो जाकर के विधानसभा में जाएगा। ऐसे जीत के जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा हो जाएगा वही पार्टी जा करके वो विधानसभा में अपना क्या कर लेगी, अपने मत को दिखा देगी कि हम भैया बहुमत में, हमारी सरकार बनाइए और जो है हमारे मुख्यमंत्री को हम में से किसी को चुना लीजिए। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे चुनाव कैसा होता है, लोकसभा की चुनाव पद्धति पर होता है। बिल्कुल आपको याद होगा लोकसभा की चुनाव पद्धति कैसी होती है, प्रत्यक्ष होती है। प्रत्यक्ष मतलब जनता डायरेक्ट वोट देती है। इसके अलावा उसमें भाग कौन लेते हैं, तो वयस्क व्यक्ति लोग जो होते हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, तो वयस्क मताधिकार पर आधारित है। क्लियर। वयस्क का मतलब कौन है, जो 18 साल से ऊपर व्यक्ति होगा वो वयस्क होगा। बात समझ पा रहे हैं। तो वो वोट के द्वारा उनको चुना जाता है। डायरेक्ट आप ये आपसे पूछेगा कि डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री को चुनते हैं, नहीं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री थोड़ा चुनते हैं हम, किसी पार्टी के विधायकों को चुन लेते हैं और वो विधायक जाकर के खुद हैं वहाँ पे निर्धारित करेंगे कि हम में से कौन मुख्यमंत्री बनेगा, और उसकी नियुक्ति फिर कौन करेगा, राज्यपाल। यहाँ पे राज्यपाल करेगा। ठीक है, जबकि वहाँ पे कौन करता है, प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ आरक्षण का प्रावधान दिया गया है। देखो अच्छा, अब यहाँ पे कुछ आरक्षण का भी प्रावधान है। आरक्षण का मतलब ये क्या है, देखो कुछ जातियाँ आप लोगों को पता है ऐसी हैं, ठीक है, वो पिछड़ी है बहुत ज़्यादा, शुरू से ही पिछड़ी हैं, तो उनको हमने आपको बताया था आरक्षण क्यों जरूरी है ना। तो अगर आप मतलब वैसे सोचना है कि जो ज़्यादा पिछड़ा हुआ व्यक्ति है उसको ऊपर उठाने के लिए आरक्षण दिया जाता है। ज़्यादा पिछड़ा जो है, ज़्यादातर जो जातियाँ होती हैं SC ST की होती हैं, तो उनको आरक्षण इसीलिए दिया जाता है हर क्षेत्र में। बात समझ पा रहे हैं। हमने एक उदाहरण भी आपको बताया था पिछले वीडियो में, जो जब हम आपको लोकसभा वगैरह पढ़ा रहे थे, वहाँ पर आरक्षण की बात की थे, तब बताया था कि नहीं, वहाँ पे आपको बताया था कि एक माता है, उसके 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा जो है वो अच्छा है, बढ़िया है, ठीक है, और दूसरा बच्चा जो है वो मान लो अपंग है किसी तरीके से। तो माता को किसका ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए, जो अपंग वाला बच्चा है उसका ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए है। अब बराबर अगर दोनों को देखेगी तो न कहीं जो अपंग वाला बच्चा है उसके साथ जो है गलत हो जाएगा ना। अब मान लो जो अपंग वो चल भी नहीं पा रहा है, ठीक, अब माता कहते ना, अब उसको प्यास लगी है तो माता से पानी मांग रहा है, तो माता जो है उसको पानी जो है कह दोनों लोग पी लो करके, तो बताओ वो पी पाएगा, नहीं पी पाएगा। ठीक है, तो माता को ज़्यादा ख्याल किसका रखना चाहिए, उस अपंग वाले को। वैसे ही यहाँ पे सिस्टम है कि जो कुछ जातियाँ हैं जैसे SC ST हो गई, ये मतलब शुरू से ही सदियों से इनका शोषण होता आ रहा है। तो ये शुरू से ही पढ़े लिखे नहीं हैं, या अन्य चीज़ों में देखा जाए तो इनका किसी भी क्षेत्र में ये आगे नहीं थे, शुरू से ही सब पिछड़े थे। इनका काम ये था जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनकी सेवा करना, ये काम बना के रख दिया गया था हमारे देश में। ठीक है, तो इन्हीं को हमारे संविधान के तहत कि सभी लोगों बराबरी पर आ जाएं, इनको क्या कर दिया जाए, इनको देखो समान जाति के जो व्यक्ति होते हैं उनको ये नहीं करेंगे कि तुम ना तुम आगे ना बढ़ो, उनको रोकना ही जाएगा आगे बढ़ने से। हाँ, बस इनको क्या है कि ये इनकी रफ्तार बहुत धीमी, बहुत नीचे गर्त में पड़े हैं, तो इनको थोड़ा सा पुशअप दिया जा रहा है ताकि तुम भी बराबर के लेवल में आ जाओ। ठीक है, वही सिस्टम यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि बताइए क्या आरक्षण का प्रावधान जो है वो लोकसभा में है, तो लोकसभा में तो है ही, राज्यसभा में भी है, और यहाँ पे विधानसभा में भी है। ठीक है, तो लोकसभा में जिस तरीके से लोकसभा में उसी तरीके से आरक्षण का प्रावधान हमारे किसमें है, विधानसभाओं में भी है। ठीक है, तो विधानसभा में SC ST के लिए और एंग्लो इंडियन के लिए भी है। तो एंग्लो इंडियन भी हमने आपको बताया था, एंग्लो इंडियन कौन, वैसे जो अब वैसे अंग्रेज जो अब भारतीय बन चुके हैं, हमने इसके लिए बताया था आपको। ठीक है, उदाहरण कि जब आपको लोकसभा पढ़ा रहे थे वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं कि कौन ऐसे अंग्रेज, मान लो किसी भारतीय महिला शादी उसने कर ली, अब करने के बाद वो यहाँ पे जब यहाँ से अंग्रेज शासन चला गया था तो अंग्रेज वहाँ चला गया, भारतीय, अब उसका जो बच्चा हुआ, संतान हुई, तो वो जो होगा वो कैसा होगा, वो क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन। क्या कहलाएगा, एंग्लो इंडियन। तो भाई उनके तहत उनको भी कुछ आरक्षण दिया जाता है। बात समझ पा रहे हो, क्लियर। या फिर ऐसे अंग्रेज जो यहाँ पे रह गए, जिनको भारत अच्छा लग गया, ठीक, तो उनको एंग्लो इंडियन की श्रेणी में रखा जा रहा है। क्लियर। बाकी अभी जो मोदी जी जो है एंग्लो इंडियन के आरक्षण पर शायद कुछ वो लगा दिया है, अभी कोई कानून लगा दिया है कि इनका जो आरक्षण खत्म कर दिया जाए, है ना, एंग्लो इंडियन के विषय में, लेकिन अभी पढ़ाया नहीं जा रहा उतना। ठीक है, तो जब कभी आएगा तब फिर बताया जाएगा कि एंग्लो इंडियन के बारे में जो है इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है। ठीक है, चलो उसको छोड़ते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं विधानसभा में। तो विधानसभा में ये आपको याद रखना, देखो सबसे पहले आप देखो लोकसभा आया था, तो लोकसभा पहले पढ़ाया हम,
अब बाद में विधानसभा पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए आपको याद क्या रखना है, लोकसभा में पहले तो यानी SC ST और एंग्लो इंडियन, तो लोकसभा अगर पहले में पढ़े हैं तो यानी पहले आएगा, तो अनुच्छेद 330 और उसके तुरंत बाद 331 में किसका वर्ण है, 330 में वर्ण है SC ST के वर्ण के आरक्षण के लिए, ठीक है। 330 में SC ST के आरक्षण के लिए और 331 में एंग्लो इंडियन, ये लोकसभा में वर्ण है, ठीक। लोकसभा पहले आ रहा है, इसके बाद में क्या आएगा, विधानसभा आएगी। भाई राज्यों की विधानसभा बाद में आएगी कि नहीं, तो बस इसके बाद हम चलेंगे। SC ST का पूछेगा वर्ण जो विधानसभा में कौन क्षेत्र में है, तो तुरंत याद रखोगे 332, एंग्लो इंडियन का 333, तो बस 330 से याद करो, 330 331 ये हो गया लोकसभा के लिए, 332 333 ये हो गया राज्यसभा के लिए। मेरी बात समझ पा रहे हो नहीं, ऐसे याद कर लोगे याद हो जाएगा। सॉरी विधानसभा के लिए, राज्यसभा बोलना है, ठीक है। और ये पहले आया था तुम्हारा लोकसभा, ये पहले आया था, बाद में आया था, इसलिए इनका अनुच्छेद बाद में हो जाएगा। ये ना देख लेना कि भाई इसका बड़ा अनुच्छेद है, इसका छोटा है, नहीं इसका बड़ा है, इनका छोटा है नहीं, ऐसे बोले जाए, क्योंकि लोकसभा जो है इसका ज़्यादा महत्व है, ये बड़ा है ना उससे, तो ये बड़ा करके नहीं याद करोगे आप। ये देखोगे लोकसभा को पहले पढ़ा था, तो पहले पढ़ा कौन आएगा, 330 331 330 में किसमें लोकसभा में SC ST का वर्ण आरक्षण का वर्ण है। और इसकी में बात करेंगे अगर एंग्लो इंडियन के वर्ण किसमें दिया गया है, 331 में, ठीक है, किसमें, लोकसभा के लिए। अब बात करेंगे विधानसभा के लिए, तो विधानसभा में किसमें याद करेंगे, 332 333, ठीक है, क्लियर। इसके बाद कार्यकाल, तो कार्यकाल बिल्कुल याद रखना है, 5 वर्ष होता है समानता। ये कब तक 5 वर्ष रहेगा, ठीक है, अगर सरकार जो है बहुमत में रही तब तक 5 वर्ष में रहेगा। अगर जैसे बहुमत खोया जिस पार्टी ने, तो तुरंत 5 वर्ष से पहले उसको भंग किया सकता है। एक के अलावा एक और जरिया है भंग करने का, बताओ एक और जरिया कौन सा है, आप लोग बता सकते हो। जैसे हमने आपको बताया था कि केंद्र में अगर सरकार ने बहुमत खो दिया, केंद्र में अगर सरकार ने बहुमत खो दिया, तो क्या राष्ट्रपति जी तुरंत उनकी जो सरकार है उनको गिरा देंगे, है ना, और चुनाव पुनः हो जाएंगे। बताया था कि नहीं, यानी एक ही तरीका था सरकार को गिरने का, बहुमत खोया तभी क्या है प्रधानमंत्री की सरकार जाएगी, ठीक, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी हैं, इनके लिए क्या 2 तरीके हैं। पहली बात तो 5 वर्ष तो रहेगा ही, तो समानता, अगर बहुमत रही तो, बहुमत अगर खो दिया तो क्या है, इनकी जो है भंग कर दी जाएगी सरकार, ठीक है, गिरा दी जाएगी सरकार। लेकिन इसके अलावा भी एक तरीका है, अब वो आप लोग सोच करके बताइए वो कौन सा तरीका हो सकता है। देखो क्या होगा इसमें, एक तो तरीका ये है कि सरकार गिर जाए, कैसे, मतलब बहुमत खो दे, और दूसरा तरीका ये है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है। क्या लगता है, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है, अगर राज्यों में स्थिति अराजकता की फैल गई बहुत ज़्यादा, और जो वहाँ पे सरकार है, सरकार मतलब मुख्यमंत्री जी हैं, वो राज्यों को देखते हैं और देख क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री से संभाले नहीं संभाल रहा है राज्य, ठीक है, अराजकता फैलती चली जा रही है, तो क्या होगा कि राज्यपाल जो है वो देखेंगे कि अरे ये तो सही चला नहीं पा रहा, राज्यपाल तुरंत कहेंगे किससे, राष्ट्रपति से, राष्ट्रपति जी देखो ये सही से शासन नहीं चला पा रहे हैं, ऐसा करो यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दो। तो राष्ट्रपति जो है वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे, और जैसे राष्ट्रपति शासन लागू हो गया तो वैसे ही वही सीधे तुरंत जो तुम्हारा राज्य है, राज्य का प्रमुख कौन बन जाएगा, वास्तविक राज्यपाल बन जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो यानी 2 स्थितियाँ हो सकती हैं, या तो क्या हो जाए, या तो तुम्हारा बहुमत कम हो जाए, बहुमत, ठीक है, विधानसभा में, या फिर क्या हो जाए, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ठीक। तो यहाँ 2 तरीके, जबकि केंद्र में एक ही तरीका है, क्लियर, ठीक। अच्छा, इसके अलावा योग्यता क्या है, मतलब विधानसभा का अगर सदस्य बनना है किसी को, तो उसके पास क्या योग्यता होनी चाहिए, तो वही योग्यता होनी चाहिए जो लोकसभा में सदस्य बनने के लिए। तो लोकसभा में क्या, भारत का नागरिक हो, उसके अलावा 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, उसके अलावा क्या, वो भाई आदमी जो है दिवालिया ना हो, पागल ना हो, हैं, ऐसे आदमी को बना सकते हैं। दिवालिया पागल का मतलब मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है, दिवालिया का मतलब जितना उसके पास पैसा ना है उससे ज़्यादा वो कर्जा ले, वो दिवालिया होता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे योग्यता यहाँ पे भी है, ठीक, 25 वर्ष जो है उम्र उसकी होनी चाहिए, क्लियर। इसके अलावा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में जान लेंगे। तो देखो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, लोकसभा के बारे में, लोकसभा का क्या होता है, अध्यक्ष होता है, जबकि राज्यसभा का क्या होता है, सभापति होता है। बताया था कि नहीं, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है। बताया था कि नहीं, राष्ट्रपति जी उसका नियुक्ति कर देते हैं। बात समझ रहे हो कि नहीं, ठीक। जबकि जो तुम्हारा राज्यसभा था, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, मतलब वो बाहर से आता है। बताया था ये बात भी आपको याद है। और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन सा होता है, उपराष्ट्रपति होते हैं, बताया था ना, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे आपको देखना क्या है, हाँ, और एक चीज़ याद रखना है, जैसे लोकसभा, तो लोकसभा का अध्यक्ष होगा, और उससे नीचे भी एक पद होगा जिसको उपाध्यक्ष कहेंगे, ठीक है। यानी अगर कभी ये अनुपस्थित है लोकसभा का अध्यक्ष, तो उसकी जगह कौन काम करेगा, उपाध्यक्ष। ऐसे ही राज्यसभा है, राज्यसभा में सभापति होते हैं, और सभापति से नीचे उपसभापति कह सकते हैं, या फिर उपाध्यक्ष वहाँ भी कह सकते हैं उनको, ठीक है, क्लियर।
तो वो जो है अगर सभापति अनुपस्थित है तो उनकी जगह पर कौन आ जाएंगे, उपसभापति या फिर उपाध्यक्ष। ठीक है, क्लियर। ऐसे ही व्यवस्था यहाँ पे भी की गई है। यहाँ पे देखिए क्या, अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद में कौन होगा, सभापति। विधान परिषद भाई क्या कहेंगे, उसको सभापति कहेंगे ना। और उसके अलावा नीचे जो व्यक्ति होगा उसको उपाध्यक्ष या अध्यक्ष भी यहाँ पे इसको कह सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे देखिए विधानसभा, विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष उसके नीचे होंगे। अब आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि जो विधान परिषद है, ठीक, इसका जो सभापति होता है वो क्या विधान परिषद का सदस्य होता है क्या। ठीक, बात समझ पा रहे हो, क्योंकि हम आपको पढ़ा क्या रहे हैं, विधानसभा लोकसभा के समकक्ष, विधान परिषद राज्यसभा के समकक्ष। तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि विधान परिषद का जो सभापति है कि बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे राज्यसभा का सभापति। तो आप ये बताइए क्या विधान परिषद का सभापति, ठीक है, विधान परिषद का सदस्य होता है या नहीं। तो आपको ये दिमाग लगा करके बताना है, बताओ भाई। नहीं होता। यहाँ पर आपको देखो, जैसे हम आपको बताएंगे कि विधान परिषद का जो सभापति है वो भैया इसका सदन होगा विधान परिषद का कि नहीं। तो यहाँ पे विधान परिषद का जो सभापति है वो सदस्य होता है इसी का। ठीक है, यानी आप देख चलो वहाँ पे चलोगे राज्यसभा में, ठीक है, तो राज्यसभा बिल्कुल विधान परिषद के बराबर है, मतलब समकक्ष है, ये एकदम बराबर नहीं कहोगे। लेकिन यहाँ पे अंतर है कि राज्यसभा का जो सभापति होता है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, लेकिन यहाँ विधान परिषद का जो सभापति होता है उस सदन का सदस्य होता है। ये बात आपको याद रखनी है, क्लियर। ठीक है, वो वहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है वो बाहर से आते थे, लेकिन यहाँ पे जो है इसी सभा से, इसी परिषद से ही अध्यक्ष को चुना जाता है, यानी सभापति को चुना जाता है। जबकि इसका तो होता ही है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। तो यहाँ पे भी आपको याद रखेंगे। तो आपसे प्रश्न एक पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा सदन है, ठीक है, जिसका सभापति या अध्यक्ष उस सदन का अध्यक्ष, उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो वो एकमात्र सदन है। अब वो एकमात्र सदन कौन है, राज्यसभा। ये ना कह दो कि राज्यसभा के समकक्ष तो विधान परिषद भी होता है तो उसका भी नहीं होगा, तो दुई ना बता देना, एक क्या होगा, यही वाला, वो वाला राज्यसभा। ठीक है, क्लियर। इसके अलावा त्यागपत्र की बात अगर करते हैं, त्यागपत्र यहाँ पे देखो कौन देता है, अध्यक्ष। अध्यक्ष किसको देंगे, अपने नीचे वाले उपाध्यक्ष को। किसको देंगे, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को। उपाध्यक्ष किसको देंगे, अध्यक्ष को। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो राज्यसभा के सभापति हैं, तो राज्यसभा के सभापति वो किसको देते हैं, हाँ, वहाँ पे याद रखना है, वहाँ पे उल्टा, वहाँ पे देखो थोड़ा, यहाँ पे अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे रहे हैं, नीचे वाले को दे रहे हैं, ऊपर नीचे वाले को दे रहा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे क्या है, वहाँ पे राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो किसको देते हैं, राष्ट्रपति को। ठीक है, ठीक है, ये बात याद रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये भी अंतर है, क्लियर। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली बात भी क्लियर होगा। इसके अलावा विधानसभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, थोड़ा सा। ठीक, देखो तथ्य कौन कौन से हैं। विधानसभा में सत्र, ठीक, 17वां आसान विघटन गणपूर्ति। ठीक है, ये इसको कोरम भी कहते हैं, गणपूर्ति और कोरम। ठीक, तो ये बिल्कुल हमने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, लोकसभा में हमने पढ़ा था। तो ये सत्र क्या होता है, तो संसद के सत्र जैसे वहाँ पे होते थे तैसे यहाँ पे कि विधानसभा के सत्र हो गए। तो वहाँ पे 3 होते थे, तो यहाँ भी 3 होंगे। ठीक है, साल में कितने होते हैं, 3 होते हैं। ठीक, लेकिन अधिकतम एक साल में कम से कम 2 कराने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं कि 3 हों, लेकिन एक साल में कम से कम 2 जरूर होने चाहिए। ठीक, तो सत्र का मतलब बैठक होती है, यानी सभी लोगों को वहाँ पे कौन बुलाता था, सत्र में बैठक को कौन बुलाता, राष्ट्रपति बुलाता था, बुला करके कहता था आ जाओ भैया सब लोग अपने अपने क्षेत्र से। और उसके बाद वहाँ पे बैठक होती थी, उसकी अध्यक्षता कौन करता था, लोकसभा अध्यक्ष करता था। ठीक है, और यहाँ पे कौन बुलाएगा, यहाँ पे राज्यपाल बुलाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष कौन करेंगे, विधानसभा के अध्यक्ष। ये बात याद रखना। 17वां आसान क्या होता है, 17वां आसान का मतलब जैसे बैठक अगर चल रही होती है ना, तो वहाँ पे बैठक अगर चल रही होती है उसके बीच का नहीं समय बताया था हमने, कुछ दिन का गैप होता है, तो वहाँ 17वां आसान हो जाएगा। विघटन का मतलब सदन का भंग कर देना, विघटन का मतलब बताया था, सदन का भंग। ठीक है, इसके अलावा गणपूर्ति, इसको कोरम कहते हैं दूसरे भाषा में। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब बताया था कि 1/10 जनसंख्या होनी चाहिए। 1/10 का मतलब, हाँ, इसका मतलब ये है कि जैसे कि तुम्हारा लोकसभा है या राज्यसभा, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी, विधानसभा से। तो विधानसभा में मान लो यूपी है, यूपी में कितने टोटल हैं विधायक, 403। तो 403 में कितने कम से कम आ जाएं कि यहाँ पे संसद विधानसभा का जो है सत्र चालू रहे। तो 403 कितने, 403/10 कर देंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 403 है लगभग, कितना आ जाए, 403/10 करोगे तो लगभग 40 दशमलव कुछ आएगा, है 41-42 मान लो आप। ठीक, तो कम से कम इतने अगर जो विधायक नहीं है, इससे ऊपर अगर होंगे, 40 या 41 से ऊपर अगर हैं, तभी क्या है, सत्र बैठक हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये बातें हम आपको बता चुके हैं, आप जाकर के लोकसभा में वहाँ पे देख लीजिए, वहाँ पे और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है,
कार्य हो सकती हैं, तो कार्य हो सकती हैं किसने पता है, सब मालूम है। तो कोई भी नियम कानून बिल विधेयक अगर आएगा तो यहीं से पास होगा, सबसे पहले यहीं पर आएगा। अब मान लो देखो, अब एक चीज़ समझिए, अगर विधान परिषद है राज्यों में तब तो ठीक है, उसके पास भी पास होने के लिए जाएगा। लेकिन जिन राज्यों के पास है ही नहीं विधान परिषद, भी क्या करेंगे? तो वो तो भैया विधानसभा के लिए है, सब कुछ वहाँ पे विधानसभा ही पास करेगी, ठीक है। फिर बाद में किसके पास जाएगा? राज्यपाल के पास जाएगा, ठीक। तो कोई भी बिल विधेयक कानून ये आएगा अगर राज्यों के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? विधानसभा में, ठीक है। और वही उसको पारित करेगा, प्रस्तावित करेगा। इसके अलावा मंत्री, हाँ एक चीज़ और हमने आपको बताया था, मंत्री परिषद जो होती है, मंत्री परिषद वहाँ भी हमने आपको बताया था कि नहीं लोकसभा में। तो मंत्री परिषद जो काम करेंगे, ये विकासात्मक कार्य सब करते हैं, ठीक। और कोनो का गलत काम हो गया, सही काम हो गया, उसके लिए उत्तरदायी कौन होता है? मंत्री परिषद के लोग। अब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वहाँ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते थे। यहाँ पे मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होंगे? विधानसभा के, ठीक है। अब आपसे ये भी प्रश्न हमने आपको बताया था कि मंत्री परिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा में, बताइए। व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप का मतलब कि कौन इस, देखो जितने मंत्री हैं उनसे कौन प्रश्न पूछेगा? खड़े हो तुम, ये कैसे काम कर रहे हो? स्पेशली कौन पूछ सकता है? राष्ट्रपति। यानी हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति जो आपसे पूछेगा कि मंत्री परिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के लिए। और यहाँ पे मंत्री परिषद व्यक्तिगत किसके रूप के लिए उत्तरदायी होंगे? तो राज्यपाल के लिए, ठीक है, राज्यपाल। और यहाँ पे राष्ट्रपति भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो उससे बड़ा है, ठीक है। चलिए अच्छा छोड़ो। इसके अलावा धन विधेयक की बात करेंगे, तो धन विधेयक वहाँ पे जैसे हमने आपको बताया था कि लोकसभा में सबसे पहले आता है, वैसे ही यहाँ पे विधानसभा में। अब मान लो विधानसभा में आएगा इस, समझ लो, क्योंकि विधान परिषद जरूरी थोड़ा सब राज्यों के पास है, कुछ राज्यों के पास है। क्लियर? समझ पा रहे हो कि नहीं? तो बिल्कुल आप लोग जो है इसको बिल्कुल विधानसभा को उसी तरीके से पढ़िए जैसे लोकसभा को पढ़े, ठीक है। कुछ थोड़े बहुत जो अंतर है वो हमने आपको बता दिए। उम्मीद है आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब हम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो पढ़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के बाद अब हम यहाँ पे चलेंगे राज्य में। राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के बारे में हम इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर?